नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग का हमारा लॉजिक रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो चुका है और लॉजिक रीजनिंग में आप सभी देख रहे होंगे लगातार आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, कथन 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 कथन। तो दोस्तों क्या करें, ये सारे लॉजिक रीजनिंग जो बेस्ड है वो कथन पे ही बेस्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद की कंडीशन बदलती जा रही है। आपने देखा कथन एवं पूर्ण धारणाओं का कॉन्सेप्ट कुछ और था, कथन एवं निष्कर्ष का कॉन्सेप्ट कुछ और था। आज हम उसी सर्कल में बात करेंगे दोस्तों, कथन एवं तर्क यानी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। सबसे पहले समझिए स्टेटमेंट क्या होता है। ये तो आप सबको रट गया होगा सुन सुन के, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। किसी भी विषय से दी गई जानकारी आपका स्टेटमेंट यानी कथन कहलाती है। अब दोस्तों तर्क क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, इसको समझिएगा। ध्यान से समझना है आपको कि कौन सी कंडीशन किसमें लागू होंगी। आप मिक्स मत कर दीजिए एग्जाम में कि तर्क वाली पोजीशन को आप पूर्ण धारणा में ले जाएं, पूर्ण धारणा वाली कंडीशन को आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में ले जाएं। ऐसा नहीं करना है। आज मैं अभी सबको तीनों को ही स्पष्ट कर देता हूं बिल्कुल सरल भाषाओं में। समझिए आर्गुमेंट क्या होता है। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित किसी भी कथन के द्वारा संभावित जो परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट यानी तर्क कहते हैं। दोस्तों जब भी तर्क के बारे में बात करते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न इसके अधिकतर स्टार्ट होंगे वो हाँ या ना से होते हैं। यानी इस काम को आपको करना है तो उसमें आपका तर्क दो ही होगा, हाँ या तो ना, और कुछ तो नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरीके की कंडीशन जहां बनती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा जो प्रश्न बनने वाला है यानी क्वेश्चन आने वाला है वो किससे रिलेटेड है, आपका आर्गुमेंट यानी तर्क से रिलेटेड है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए क्या क्या बनता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैंने कहा आप सबको पढ़ना चाहिए, तो सारे बच्चों के लिए कंडीशन हो गई, तो ये कथन हो गया कि आप सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी थर्ड बंदे ने सुना, समझिएगा, किसी थर्ड बंदे ने सुना जो यहाँ पे उपस्थित नहीं था, तो उसने अनुमान लगाया यानी उसने पूर्ण धारणा बनाई। उसने क्या कहा, बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। इसका मतलब क्या है कि टीचर इसलिए कह रहा है कि आप सबको पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब वो अनुमान है। अब उसी में से आप सबके पढ़ तो रहे हैं, रोज रोज एक ही बात कहते रहते हैं, पढ़ तो रहे हैं। तो जब आपने कहा पढ़ तो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका तर्क हो गया। यानी मैंने प्रश्न पूछा था, उसका आपने क्या किया, आंसर दिया यानी तर्क दिया कि पढ़ तो रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। जब वहां पे कथन होगा तो वहां पे जरूर दिया होगा कि आपको पूर्ण धारणा निकालना है कि निष्कर्ष निकालना है कि तर्क। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रश्नों को करने में सहायक बनते हैं। कुछ हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कुछ हमारे पास नेगेटिव थॉट्स होते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज हमारे पास पॉजिटिव के रूप में दी गई है तो उनमें संभावनाएं क्या क्या होती हैं, वो सदैव सत्य बनती हैं। और इसी तरीके से कुछ नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसमें जो भी संभावनाएं दी होती हैं वो हमेशा नकारात्मक यानी अमान्य होती हैं। पहली कंडीशन है, दिया गया तर्क आपका सलाह, निदान, कथन से संबंधित है यानी सीधा संबंध है, तो वो मान्य होगा। यानी कहा जाएगा आप कठिन मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, आज नहीं तो कल आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। यानी कठिन मेहनत करने के बाद सफलता निश्चित होती है, ये इसका रिस्पॉन्स हो गया, यानी ये इसका कथन हो गया। अब इसके बाद बात करें सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, इन सबसे संबंधित विचार अगर इनके अनुरूप होते हैं तो वो मान्य होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे इस कोरोना के महामारी में, लॉकडाउन की स्थितियों में गवर्नमेंट जैसा जैसा आपको आदेश दे रही है, आप कुछ भी करें मानना पड़ रहा है। सभी की इकोनॉमी खराब हो रही है, सभी का रोजगार छिन रहा है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पे हम तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, आपका सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक सभी प्रकार से हम करें तो विचारों से संबंधित है, क्योंकि इस महामारी में सभी को एक साथ कार्य करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें देश हित में, जनहित में, वैज्ञानिक तथ्यों पर चीजें हैं तो वो क्या होंगी,
मान्य होंगी। आप सभी देख पा रहे होंगे इस समय इस स्थिति से गुजर भी रहे हैं हम सब, स्पष्ट सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित है तो मान्य होगा। जब हम प्रश्नों को अभी लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को और समझेंगे, लेकिन ये कंडीशन को आप ध्यान में रखें कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन अगर हमें स्टेटमेंट में मिलती है तो उससे आने वाले आर्गुमेंट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सत्य होंगे, मान्य होंगे। अब कुछ नेगेटिव थॉट देखते हैं। एकमात्र, केवल, अनुमान मात्र, ये सब अमान्य होंगे। दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा था, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, कितना क्यों ना महान हो जाए, उसका जो अनुमान है वो कभी मान्य नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आज हमने किसी चीज के बारे में अनुमान किया, कल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। तो हम उसको क्या करेंगे, एजम्पशन में ले जाएंगे, उसकी धारणाओं में ले जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि इसका परिणाम यही है, आर्गुमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीजों का ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखिए, किसी की नकल, तुलना, पुनरावृत्ति है तो अमान्य होगी। नकल समझ पा रहे हैं? जैसे हम कहें अमेरिका विकसित हो गया, भारत को भी विकसित हो जाना चाहिए, तो दोस्तों ये नकल होगी। या अमेरिका ने कोई पॉलिसी बनाई, हम बोले ऐसा हम भी करेंगे, नहीं। देखिए दोनों के देशों का अपना अपना एक अलग क्या है, स्ट्रक्चर है, अपने अपने कार्य करने की पद्धति है, अपनी अपनी भूमिका है, तो हम किसी का नकल नहीं कर सकते। इस तरीके से तुलना करने की बात करें, अगर हम किसी भी कंट्री को उठा के कर दें कि नहीं ये देश सब बराबर कर दें, ऐसा नहीं होगा। बराबर हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन को देखना पड़ेगा कि उसमें आखिर में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या तत्व बन सकते हैं। और पुनरावृत्ति, अगर किसी के बारे में कुछ कहा गया उसी को रिपीट कर दें हम, तो वो भी आपका अमान्य होगा। द्विअर्थी, एक समय में दो बातों का, अस्पष्ट, कल्पना, ये सब चीजें अगर आपकी दी हुई हैं आर्गुमेंट में तो क्या होंगी, अमान्य होंगी, यानी सत्य नहीं होंगी। अब आप सबने देखा कि ये हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंट को यानी स्टेट और आर्गुमेंट को सॉल्व करते समय इन तत्वों को ध्यान देना होगा। अब इनसे संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं तो और ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार कहूंगा, ये लास्ट वाले जो भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉजिक रीजनिंग के, इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस समय पेपर का कहीं ना कहीं पैटर्न बदल रहा है और पेपर का पैटर्न में ज्यादातर जो प्रश्न हमारे बन रहे हैं वो लॉजिक रीजनिंग से बन रहे हैं। यानी हम बात करें तो जो ये कुछ अंतिम चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे प्रश्नों को यानी वहां से बनने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न ज्यादा जनरेट किए जा रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से समझे तो बहुत इजी भी है। आइए प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग आर्गुमेंट को कितना समझ पा रहे हैं। कहा गया, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये कथन कहा गया है तो मान लीजिए कि ये सत्य हो सकता है। अब इससे तर्क देखिए क्या है। मैंने आपसे कहा था कि आर्गुमेंट या तो आपके फर्स्ट सेकंड के रूप में दिए होंगे या तो आर्गुमेंट आपके एबीसीडी के रूप में दिए होंगे। तो अगर फर्स्ट सेकंड के रूप में दिए होंगे तो उसमें पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, दोनों सही, तो इस कंडीशन में विकल्प होगा। तो मैं विकल्पों को बार बार चर्चा नहीं करता हूं क्योंकि आंसर देने का तरीका वही होता है। इससे पहला रिलेटेड क्या हो सकता है तर्क हमारा? हाँ, हाँ निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। हाँ निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। दूसरा भी लिख लेते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। नहीं, कम से कम शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं, शिक्षा वाले स्कूलों
दोस्तों मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आर्गुमेंट का चैप्टर होगा या प्रश्न आपका होगा तो शुरुआत आपकी हाँ या ना से ज्यादा होगी, क्योंकि या तो पॉजिटिव रिजल्ट या तो निगेटिव रिजल्ट, तभी हम आर्गुमेंट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको पहले स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? आप सभी को समझ पा रहे होंगे कि अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो इस तरीके की कोई भी अगर आपकी एजुकेशन है यौन शिक्षा से रिलेटेड है तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भाई हम शिक्षा के माध्यम में हैं और लोगों को बताएंगे नहीं या बच्चों को जानकारी नहीं होगी तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है, आपका निगेटिव आ सकता है, क्योंकि सभी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप समझिए, हाँ निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तर्क आपका क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा कि किसी भी की तुलना नहीं करना है। जब भी आर्गुमेंट होगा किसी की तुलना नहीं करना है। वो अमीर है, मैं भी अमीर बनूं या उसकी कॉपी करूं, गलत है। हमें अमीर बनने के लिए अपना अलग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। वो अमीर बना होगा किसी और कॉन्सेप्ट से, उससे तुलना नहीं की जा सकती, उसके जैसे हम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए तुलना की बात आ गई और सही वर्ड भी आ गया। मैंने कहा एकमात्र केवल सभी इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, एवरी है, इवन है या ऑल है, इन सबके वर्डों में तो ये अमान्य होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पहला वाला अमान्य। अब दूसरा देखिए क्या वर्ड, नहीं, कम से कम सहशिक्षा। सहशिक्षा मतलब समझ पा रहे, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। ऐसे में क्या कह रहा वाले स्कूलों में नहीं, सहशिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जहां पे को एजुकेटेड यानी दोनों। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ही ये जानकारी होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं हम कह सकते कि लड़कों के स्कूलों में केवल देंगे या लड़कियों को स्कूलों में केवल देंगे। तो ये चीज भी विकल्प गलत हो गया, सहशिक्षा की वजह से नहीं, सब जगह ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी निकल क्या होगा, अमान्य होगा। यानी दिया गया विकल्प आपका ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। देखिए इन प्रश्नों में बहुत ध्यान से समझना, आपको कंडीशन हाँ और ना से बदल जाती है। जैसे मैं कहूं, आप सभी ने हिंदी में कंडीशन में थोड़ा सा रिपीट कराता हूं दोस्तों, हिंदी बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं जो याद आती हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। सेंटेंस दोनों ही सेम है लेकिन यहाँ कामा लगने से अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं रोको मत जाने दो और यहाँ पे रोको मत जाने दो, अभी देख पा रहे होंगे आप सेंटेंस अभी तक दोनों सेम था, बट अभी यहाँ कामा से सेंटेंस बदल गया। यहाँ रोको मत जाने दो यानी यहाँ पे क्या भावना निकल रही कि इसको कभी मत जाने दीजिए, इतना सामने वाले व्यक्ति से उसको लगाव है कि उससे बिछड़ना नहीं चाहता है। और यहाँ पे देखिए रोको मत जाने दो यानी उसको भगा दो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। तो देखिए इस तरीके से सेंटेंस में ही आपको आर्गुमेंट पे ध्यान देना है कि कहाँ पे हाँ का अर्थ किस सार्थक रूप में जा रहा है और कहाँ पे ना का अर्थ सार्थक रूप में जा रहा है, तो दोनों ही ध्यान देना होगा। और प्रश्नों को लेते हैं और चीजें क्लियर होती। चलिए तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हिंदी में आप सबको पढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने आप सभी से कहा भी है कि देखिए रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी सब्जेक्टों से कुछ ना कुछ ले लिया गया है और मिलाकर एक आपकी मानसिक क्षमता चेक करने का कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। ना तो रीजनिंग आपको कहीं पढ़ाई गई होगी ना तो आगे रीजनिंग का कोई यूज होगा। केवल कंपटीशन बेस में क्या है, आपके आईक्यू को बढ़ाने का, आपके तर्क करने की क्षमता प्लस आपकी कार्य पद्धति को जज करना होता है। आइए प्रश्न नेक्स्ट लेते हैं। क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए? क्या न्यायपालिका और पुलिस में
त्वरित सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। कथन में बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न्यायपालिका और पुलिस क्या है, अपने कार्यों को सही सुचारू रूप से नहीं कर रही हैं, तभी उसमें सुधार की बात कही गई होगी। अब निष्कर्षों में देखते हैं, यानी आर्गुमेंट में देखते हैं क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पहला कहा गया, हाँ, इससे शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे शीघ्र न्याय मिलेगा, समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, तर्क क्या है, फिर दोनों को ही डिस्कशन करते हैं। नहीं, और भी मुद्दे हैं जिनको उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि हम बात करें कथन का और यहाँ पे बात करें आर्गुमेंट का। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित है तो मान्य होगा। आप यहाँ पे देखिए, क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तर्क क्या, हाँ, इससे शीघ्र न्याय मिलेगा, समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर न्यायपालिका और पुलिस में सुधार कर दिए जाए तो डेफिनेटली न्याय जल्दी होगा और पुलिस की छवि बदलेगी और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप सभी जानते हैं आज अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात करें, क्राइम की बात करें तो क्यों बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। किसके प्रति, न्याय के प्रति और पुलिस के। ऐसा नहीं कि वो न्याय नहीं कर रहे हैं या वो कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य और न्याय में इतना लंबा समय लग जाता है कि लोग उससे उबने लगते हैं। अच्छा होने के बाद भी उसकी बुराइयां हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है या कोर्ट में मैटर 4-5 साल चलता रहता है। उसका रीजन क्या है, उसमें सुधार क्या हो सकता है। जो चीजें हैं उसको हाँ या ना करके क्लियर करके केस को बहुत ज्यादा पेंडिंग करने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों पहला तो 100% क्या होगा, मान। दूसरा बात करते हैं, नहीं, और भी मुद्दे हैं जिनके उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कथन था उसके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। अगर कथन से रिलेटेड आपका तर्क नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, हम उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपका अमान्य होगा। अगर हमें यहाँ पे किसी और के बारे में कहा जाता तो हम विचार करते, और उच्च प्राथमिकता के बारे में हम बात करें तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो समाज में सबसे पहले न्याय और सुरक्षा, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी सारे कंडीशन बनती है। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ना तो इसका वर्णन कथन में जिक्र किया गया है, ना ही तो दिए गए हमारे आर्गुमेंट में। इसमें केवल पहला मान्य होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इन प्रश्नों में बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और लोगों के प्रति क्या तर्क आ सकता है उस तर्क को ही पकड़ना है। यानी हमें करना क्या होगा, एग्जामिनर के तर्कों को पकड़ना होगा कि वो कहां से तर्क उठाना चाहता है और वो क्या आंसर में आपसे जानना चाहता है और लोगों की धारणाएं क्या है। बस इतना आप पकड़ लेंगे तो आपके सारे प्रश्न लगभग सही हो जाते हैं। 100% तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। तो अगर आप इतना कवर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लॉजिक रीजनिंग को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर से एक बार वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्या ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्या उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगा देना चाहिए? ठीक है भाई, क्या उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगा देना चाहिए? दोस्तों स्टेटमेंट है तो ठीक है चलेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा कर देंगे तो पता है चीजें बर्बाद हो जाएंगी, लोग रोड पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट अगर हमने बनाया है, कोई भी वस्तु, जब तक उस पर विज्ञापन नहीं होगा यानी उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक लोगों को उसकी अच्छाई बुराई का पता नहीं चलेगा। तो ये कथन में दिया गया, इसलिए हमने इसको अभी लिख लिया। अब इसके तर्क देखिए क्या हो सकते हैं। आपको तर्क क्या करना है? सामाजिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, समाज जनहित में होना चाहिए, इस तरीके से चीजें तो सही होंगी। तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा तर्क दिया गया। पहला तर्क कह रहा है नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिद्वंदियों के विज्ञापनों से बेहतर ना हो, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। जब तक आपके विज्ञापन या विज्ञापनों आपके विज्ञापन आपके प्रतिस्पर्धियों से अच्छा नहीं होगा, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। दूसरा देखते हैं तर्क क्या दिया गया है। हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है। काफी भारी मतलब दोस्तों यहाँ पे महंगे से भारी होता है और यह उत्पादन की लागत बढ़ाता है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न लंबा होता है, कंडीशन बड़ी होती है, कोई बात नहीं। आप प्रश्नों को जब प्रैक्टिस करेंगे या एग्जाम पेपर में आएगा तो केवल पढ़ना रहता है, लिखना नहीं रहता, टाइम बहुत बचता है। चलिए देखते हैं कथन में क्या कहा गया था। क्या उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगा देना चाहिए? स्टेटमेंट है, मान लेते हैं ठीक है भाई होना चाहिए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया विज्ञापन रुक गया तो इसका मतलब जिंदगी रुक गई। कैसे? नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिद्वंदियों से अच्छा नहीं होगा, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। दोस्तों बिल्कुल सही है, हमें लोगों से अच्छा करना पड़ेगा, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनियां देखते होंगे आप टॉप पे होती हैं और कुछ दिन बाद क्या होती है, एकदम खत्म हो जाती है, बॉटम पे आ जाती है। क्यों? अगर वो अपनी गुणवत्ता को नहीं सुधारेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, धीरे धीरे लोगों का उसके प्रति रुझान कम होता जाएगा। आने वाली नई कंपनियां उससे बेस्ट करने लगेंगी और उसका लोगों के प्रति विज्ञापन होगा तो लोग आकर्षित होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य होगा। आपको अगर बने रहना है, उत्पादन की लागत निकालनी है, उत्पादन को लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सब अपने चैनल के प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत करते हैं या जो भी चीजें आपको अच्छा कंटेंट क्यों देते हैं, बहुत सारे हमारे स्पर्धी हैं, प्रतियोगी हैं, जो भी और भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सब भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें बेस्ट करना होगा और लगातार आपको अच्छा अपडेट करना होगा। तब आप कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे, लोगों को शेयर करेंगे,
और जब आप एग्जाम देंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बने होंगे वो हमारे टीम के द्वारा कंटेंट से बने होंगे, तब उस दिन आप कहेंगे वाह मजा आ गया भाई, क्या सर लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था सारा पेपर में मिल गया। तो अपने आप विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल मान्य होगा, सत्य होगा। दूसरा पॉइंट देखें, हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी, मतलब महंगा दोस्तों, काफी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत बढ़ाता है। डेफिनेटली दोस्तों बढ़ेगा। जैसे कहने के लिए सरकार ने कहा लॉकडाउन में कुछ नहीं बढ़ेगा, और आप देख लीजिए गैस सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, हर वस्तु महंगी हो गई। क्यों भाई? उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, डिमांड ज्यादा है और वस्तु कम है, तो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ेगी। जो वस्तु पहले 10 लोग खरीदते थे, आज कीमत बढ़ गई तो लोग 8 खरीदेंगे। लेकिन क्या है, जो कंपनी करता है वो तो अपना बैलेंस करेगा ना। तो ये तो जो विज्ञापन का चार्ज होगा वो प्रोडक्ट पर लगेगा, यानी उत्पाद पर लगेगा, तो कीमत बढ़ेगी। तो ये भी सत्य होगा, यानी दिए गए दोनों ही तर्क आपके यानी आर्गुमेंट क्या होंगे, सत्य होंगे। देखिए आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए, और जब वो लॉजिक है तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका मान्य। लॉजिक नहीं है, जबरदस्ती है, थोपा जा रहा है, अस्पष्ट है, द्व्यर्थी है, तो नॉट फैक्ट, यानी वो सत्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे न्यूज़पेपर से उठा दिए जाते हैं। जो नए मुद्दे होते हैं उसमें न्यूज़पेपर के पॉइंट को उठाया जाता है और उससे भी तर्क बना दिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि प्रश्नों का रिपीटिशन हो, लेकिन लॉजिक जो होगा आपका वो इसी तरीके का होगा। कहा गया प्रश्न में, क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? ठीक है, क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों से कुछ और राज्य बना देना चाहिए? ठीक है भाई, क्या क्या चीजें हो सकती है स्टेटमेंट से? इसका मतलब वहां का जो प्रशासन है, शासन है, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, या एरिया बहुत बड़ी है, जनसंख्या ज्यादा है, नियंत्रित नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे हमारे आर्गुमेंट आ सकते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट आ गया तो उससे रिलेटेड जब ये पार्लियामेंट में जाएगा यानी संसद के पास जाएगा इस तरीके का प्रस्ताव, तो संसद इस बारे में जानने के प्रयास करेगी क्या जो मांग है वो तर्कपूर्ण है कि नहीं है। अगर तर्कपूर्ण है तो ऐसा कार्य किया जा रहेगा। जैसा कि आप सबने देख रहे होंगे, अब सब भारत में लगातार राज्यों की संख्या बढ़ी है, तो उसका रीजन क्या हुआ कि बहुत बड़े एरिया पे पहले कम लोग रहते थे, नियंत्रित हो पाता था, जनसंख्या बढ़ी है हमारी, तो उस हिसाब से राज्यों का भी गठन अलग अलग समय पे किया गया। आइए अब तर्क देखते हैं क्या हो सकते हैं। पहला तर्क कहा गया, हाँ इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। हाँ इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। दोस्तों देखिए अभी हम कह भी रहे थे और सेम वही चीज दिया है, तो यानी अगर हम सही चीजों को पकड़ पा रहे हैं तो हमें तर्क देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तर्क पहले से आपके दिमाग में आ चुका होगा, केवल टिक करना होगा। बिल्कुल सही बात है। जब इस तरीके की सिचुएशंस बनेगी, कंडीशन बनेगी, तो आपका ये क्या होगा, सत्य ही होगा, इसमें नो डाउट कि सत्य नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं, यह राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा होगा। नहीं, यह राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए
राज्यों का घटना या बढ़ना, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो आपको इस तरीके की समस्या जनरेट करे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि बड़े राज्य हैं, इसका मतलब वहां पे क्या प्रशासन व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। अगर हम उसको अलग कर देते हैं तो वहां पे सुविधाएं बढ़ जाएंगी, प्रशासन की चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इससे राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा होगा। राज्यों का अलग अलग करना लोगों को सुविधाएं देने से तात्पर्य उनके किसी भी तरीके के मौलिक अधिकारों में या उनके सुविधाओं में कम करने का या द्वेष लाने का कोई भाव नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पहला तर्क प्रबल होगा। ये पहला तर्क आपका सत्य होगा। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है, क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार को राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन बंद कर देना चाहिए? ऐसा प्रश्न में कहा गया था। यहाँ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खेल है तो अंतरराष्ट्रीय के बारे में बात करते हैं कथन में। अब देखते हैं इससे तर्क क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जाना चाहिए। धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा तर्क क्या कहा गया? नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भारी धन बंद कर देना चाहिए? अगर दोस्तों अच्छे प्लेयर तैयार करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं अमाउंट को लगाना ही पड़ेगा। किसी भी कार्य को अच्छा करना है तो उसमें कहीं ना कहीं खर्च जो है यानी मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा और मेंटेनेंस के लिए धन की आवश्यकता होगी। अब इसमें कहा गया हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्मूलन में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक तर्क हमारा जो दिया गया है वो खेलों के बारे में बात करी गई है, तो प्लेयरों के बारे में यानी उनके हित के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे गरीबों के हित के बारे में, उन्नयन के बारे में बात किया गया है। किसी का दोस्तों पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो उसके धन को हटाकर किसी और धन को नहीं हटा सकते, पूर्ति कर सकते हैं। कैसे? हमारे जो प्लेयर्स होंगे और जो हमारे गरीब होंगे, गरीबों का सेक्टर एक बहुत बड़ा होगा और प्लेयरों का एक छोटा सेक्टर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्लेयर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर करते हैं यानी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारत सरकार को या खेल विभाग को, मंत्रालय को भी धन प्राप्त होता है, छवि भी बढ़ती है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लाभकारी हैं और उसमें अगर हम बात करें उसको बंद कर देंगे तो वो सेक्शन आपका ब्लॉक हो जाएगा, जिससे उस फील्ड में रहने वाले लोग यानी उस फील्ड में लगे हुए प्लेयर्स, खिलाड़ी भी हमारे क्या होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उनको कुंठाग्रसित करेगा। तो यानी पहला वाला तर्क आपका प्रबल नहीं होगा दिए गए कंडीशन के अनुसार। जबकि दूसरा देखिए कहा गया नहीं, खिलाड़ी से कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पूरा चैप्टर आप सभी को कहीं ना कहीं हर एक पहलू पर चर्चा किया गया इस चैप्टर में, और
आप ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को लगाइए। आज इन चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर कोई समस्या या किसी भी तरीके का कोई प्रश्न आपको लगता है कि आप उसमें आर्गुमेंट करने में या तर्क नहीं निकाल पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से या शेयर करिए हमारे चैनल पर। उसको भी हम लोग डिस्कशन क्लासेस जब हम लेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।